हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 9 जन सुविधाएं। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफ़र कर रहे हैं। सफ़र के अलग अलग इलाकों में गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, देखते जा रहे हैं यहाँ पे। मणिपक्कम, मैलापुर वाटर। चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। ठीक है, भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खास आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम करते हैं। शहर के ज़्यादातर इलाकों के तरह मैलपुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हैं। मंडीपाक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है, वह सौदा पेट में काम करती है। पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और न ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। आपने ऊपर उल्लिखित 4 स्थितियों को देखा। बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। तो चेन्नई में पानी की स्थिति अच्छी नहीं है। अन्ना नगर में पानी नियमित रूप से आता है, जबकि मैलापुर और मंडीपाक्कम और सौदापेट क्षेत्रों में पानी की कमी है। उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। तो नगर पालिका का जल, पानी के टैंकर, पानी की बोतलें, बोरवेल का पानी। आपकी राय में सुब्रमण्यन और पदा के अनुभवों में क्या समानता है, क्या अलग है? तो सुब्रमण्यन और पदा दोनों ही पानी की कमी का सामना करते हैं। सुब्रमण्यन और पदा दोनों की ही पानी की आवश्यकता की पूर्ति बोरवेल द्वारा की जाती है। अपने इलाके के जलपूर्ति की स्थिति वर्णन करिए, अनुच्छेद लिखिए, ये स्वयं करिए।
देश के ज़्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। तो क्यों आता है, गर्मी होने के कारण अधिकांश नदियाँ सूख जाती हैं या उनका जल स्तर गिर जाता है। गर्मियों में पानी का उपयोग अधिक हो जाता है, इसलिए नगर पालिका के पानी की सप्लाई कम हो जाती है। बोरवेल के पानी का उपयोग बढ़ जाता है, जिससे भूमिगत पानी का स्तर गिर जाता है। क्या चेन्नई में क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी इसका संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? 2 कारण बताइए। तो लोगों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं वे बाजार से पानी खरीद सकते हैं, जबकि गरीब आदमी नगर पालिका की पानी की सप्लाई या बोरवेल के पानी पर निर्भर है। राज्य सरकार ने पानी के सुचारू वितरण के उचित कदम नहीं उठाए हैं। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों की सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुँह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले में के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों की शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गाँव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। सरकार की भूमिका, चूँकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि जिम्मेदारी सरकार
और केवल सरकार को ये क्यों उठानी चाहिए? हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियों मुनाफे के लिए चलती है। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे, ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्प नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्प हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों के मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतों पूरी हो सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। अम्मू, देखा तुमने सैदा पेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी। सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी। पता नहीं रात में वहाँ क्या हालात होगी। कुमार बोला, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगे। अम्मू कह रहा है कि झुग्गी बस्तियाँ ऐसी क्यों होती हैं, क्यों वहाँ जन सुविधाएँ नहीं होनी चाहिए। कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधाएँ उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। अम्मू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। कुमार गुस्से में, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अम्मू, चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में ज़िंदगी कैसी होगी। कुमार कह रहा है, अरे अम्मू, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारों की अवहेलना न हो ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों को योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनसत्ता में पिछले मिलने वाला कर सरकार के आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में
गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, पेंशन, अन्न व्यय, वित्त आयोग, आर्थिक सहायता, रक्षा, केंद्रीय प्रायोजित, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, आयोजना। आप किसकी राय से सहमत हैं? जन सुविधाएं क्या होती हैं? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के लिए ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? अपने घर में पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस तरह के कर सरकार चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। तो जन सुविधाएं क्या होती हैं, इसको हम देखते हैं। जन सुविधाएं क्या होती हैं? तो ये कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन, विद्यालय और कॉलेज। जन सुविधाएं सरकारी जिम्मेदारी क्यों? संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होता है, इसलिए जन सुविधाएं उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये देख लीजिए, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाना, हाँ, ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इस कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य कसर न छोड़े। तो निजी कंपनियां जन सुविधाओं की कीमतें इतनी ऊंची न कर दें कि वे आम आदमी की पहुंच से बाहर न हो जाए। आम लोगों को यदि सस्ती कीमतों पर जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई तो वे एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकेंगे। अपने घर में पानी के बिल को देखकर पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर बढ़ जाती है? पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार क्या उद्देश्य देती है? तो विद्यार्थी अपने अभिभावकों से पानी का बिल मांगे। सरकार का उद्देश्य लोग पानी का उपयोग सोच समझ कर करें ताकि पानी को व्यर्थ में बर्बाद ना करें। किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। तो आयकर, संपत्ति कर, जल कर, विद्युत कर, बिक्री कर। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए
दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की जरूरत न पड़ती, लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? चेन्नई में पानी की आपूर्ति। क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाएं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जलशोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलपूर्ति का भी और ज़्यादा अभाव है। किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के लिए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामंदूर, पालूर, कारून, झिग्गी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। चेन्नई में मामंदूर, पालूर, कारून, झिग्गी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सके। इस तरह न केवल खेती का पानी छीन जाता है बल्कि गाँव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गाँवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। चेन्नई की स्थिति कई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग
135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है कि लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। अगर सरकार जल आपूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा? यदि जल आपूर्ति का कार्य निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया जाए तो पानी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो जाएगी। यदि सरकार जल की आपूर्ति न करे तो पानी लोगों की मूलभूत आवश्यकता है और पानी लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। यदि उन्हें इससे वंचित किया गया तो देश में असंतोष फैल जाएगा। पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेय जल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। नीचे बॉक्स देखें, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मैं यही वाला बताई हूँ ना, यही तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा है। इस कारण वहाँ बहुत से गरीब खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलिविया आदि देशों में 2 दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है। उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जन शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वहीं उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसीलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें। जलापूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जा सकता है? तो पाइप द्वारा पानी के रिसाव के कारण होने वाली क्षति को कम करना चाहिए और लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए और संचार माध्यमों द्वारा जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों का प्रचार किया जाना चाहिए। लोगों में वर्षा जल संग्रहण के प्रति चेतना पैदा करनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? हाँ, क्यों? क्योंकि इससे आवश्यकता के समय हमें इनके अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा प्रयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ईंधन की बचत होगी ना, और सार्वजनिक परिवहन के अधिक प्रयोग से प्रदूषण कम होगा।
मुंबई की उपनगरीय रेलवे के एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली यह इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते हैं। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। हमारे लिए पैखाने शौचालय उन्होंने हैरानी से कहा। हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं। लैट्रिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। छूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1896। पीने के पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमजोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8,500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनवाई हैं। बनवाने के लिए नगरपालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे पूरी की जाती है। शहरों में शौचालय के इस्तेमाल पर 2 शुल्क लिया जाता है, 2 रुपये। अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद यह जानना चाहें कि यह शौचालय कैसे होता है। क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? कैसे? तो इससे कई जल जनित बीमारियां फैलती हैं। वातावरण में प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलने से बीमारियां फैलती हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों पर ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा? तो पुरुष घर से बाहर काम पर चले जाते हैं, जबकि लड़कियां और औरतों घर पर ही रहते हैं। औरतों और लड़कियों को ज़्यादा समय अस्वच्छ वातावरण में बिताना पड़ता है, जबकि पुरुषों को कम समय रहना पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में है। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। हम महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है। उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। हर वीडियो बड़ा हो जा रही है, मैं क्या करूं। चलिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? तो निजी जलापूर्ति के कम उदाहरण के कारण
जलापूर्ति एक आवश्यक जनसुविधा है जो सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। निजी कंपनियां सिर्फ लाभ के लिए काम करती हैं, इसलिए वे सभी लोगों के लिए जलापूर्ति नहीं कर पाती। यदि निजी कंपनियां सभी लोगों को जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करती तो कीमत बहुत ऊंची होती। क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। तो अन्ना नगर में बाकी इलाकों की अपेक्षा पानी की आपूर्ति ठीक है। मैलापुर और मडीपाक्कम में पानी की आपूर्ति कम है। मैलापुर और मडीपाक्कम में, लेकिन यहाँ के निवासी बाजार से पानी खरीद सकते हैं। सैदापेट में भी पानी की आपूर्ति कम है। यहाँ के लोग गरीब हैं और वे बाजार से पानी नहीं खरीद सकते। किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो स्थानीय लोगों को पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए कम जल प्राप्त हो रहा है। स्थानीय लोगों को भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध करना चाहिए। हाँ, सरकार जल व्यापारियों और जल बिक्री कर रहे हैं किसानों दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है। ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही हैं? तो शहरों में धनी लोग ऊंची फीस तथा अन्य खर्च वहन करने में समर्थ हैं। कस्बों या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है। कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं व सुरक्षा की कमी है। कस्बों या ग्रामीण क्षेत्र में धनी लोग कम लाभ के डर से अस्पताल व स्कूल नहीं खोलते। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। तो हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण न तो पर्याप्त है न ही निष्पक्ष है। उदाहरण के लिए चेन्नई की झुग्गी बस्ती में न तो शौचालय और न ही हर झुग्गी में पानी की व्यवस्था है। 30 झुग्गियों के लिए एक नल लगा है जिसमें रोज 20 मिनट पानी आता है, जबकि चेन्नई के अन्ना नगर में सरकारी अफसर रहते हैं तो वहाँ 24 घंटे पानी की आपूर्ति होती है। अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें, क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? अपनी राय में क्या किया जाना चाहिए? तो ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। इसको देख लेते हैं कि जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाएं के बारे में आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं और शिक्षक के साथ चर्चा करें। जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है? जनगणना का काम प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है। वर्तमान जनगणना 2011 में की गई है। जनगणना हेतु सरकारी अधिकारियों शिक्षकों को प्रत्येक घर में आंकड़े इकट्ठे करने हेतु किया जाता है। जनगणना करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है जिसके आधार पर घर घर जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना से देश की कुल जनसंख्या, स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, देश में जन सुविधाओं की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। और हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थान का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर है? तो सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे महत्व कम हो रहा है और निजी संस्थानों की मनमानी बढ़ रही है। गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक महंगी हो जाएगी। दोस्तों, तो हाँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया फ्रेंड। अब हम लोग मैं मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो मिलते हैं। फिर बाय। ओके।